दोस्तों नमस्कार। आज हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएंगे और चलेंगे एक ऐसी शानदार यात्रा पर जहां मिट्टी के नीचे दबी एक पूरी की पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे गौरवशाली अतीत की चर्चा करेंगे जिसने दुनिया के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक 5000 साल पुराना शहर हमारे आज के मॉडर्न मेट्रोपोलिस से भी ज्यादा एडवांस निकले। सुनकर अजीब लगता है ना? पर दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास की एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाई है जिसे आज हम गहराई से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं दी एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यानी एक अचानक हुई खोज से। ब्रिटिश एम्पायर को इस बात का बड़ा अहंकार था कि उन्होंने ही इस हिस्से को सभ्य बनाया है, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर उनके जूते पड़ रहे हैं उसके ठीक नीचे एक प्राचीन महाशक्ति गहरी नींद सो रही थी। अब इस खोज का सफर देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है। 1820 के दशक में चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज को पंजाब में ईंटों के कुछ विशाल खंडहर मिले। फिर 1853 और 56 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ अजीब सी मोहरें मिली। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और ठीक अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो ढूंढ निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी से एक भूली हुई दुनिया अचानक जाग उठी हो। और फिर आता है साल 1924। सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता मिली है जो मेसोपोटामिया और मिस्र के बराबर पुरानी है। सच मानिए, इस एक स्टेटमेंट ने उन सारे दावों को चकनाचूर कर दिया जिसमें कहा जाता था कि इस क्षेत्र का अपना कोई महान प्राचीन इतिहास नहीं है। लेकिन रुकिए, अब इस नंबर 8000 को देखिए। ये एक रियल गेम चेंजर है। हाल की खोजें तो ये इशारा करती हैं कि ये सभ्यता सिर्फ 5000 नहीं बल्कि शायद 8000 साल पुरानी हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो ह्यूमन हिस्ट्री की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एडवांस्ड सिटीज एंड आर्किटेक्चर की तरफ। अब देखते हैं उनकी ऐसी हैरतअंगेज नगर योजना जो आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। इनके टाउन प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये शहर सख्ती से 2 हिस्सों में बटे थे। पहला था दुर्ग, जो एक ऊंचे चबूतरे पर बनता था जहां पब्लिक हॉल और अन्न भंडार होते थे, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। सबसे कमाल की बात यह है कि इन दोनों हिस्सों को पक्की ईंटों की विशाल दीवारों से घेरा गया था जो उन्हें सुरक्षित रखती थीं। मतलब क्या गजब का सिविक डिसिप्लिन था इनमें। अब थोड़ा इस 4:2 के अनुपात के बारे में सोचिए। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। चाहे हड़प्पा हो या वहां से हजारों मील दूर गुजरात का लोथल, हर जगह पक्की ईंटों का बिल्कुल यही एक यूनिवर्सल साइज और अनुपात मिला। इससे पता चलता है कि पूरे साम्राज्य में किस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन लागू था। बिल्कुल फैक्ट्री जैसा परफेक्शन। और इनकी ज्यामिति के तो क्या ही कहने। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 2 बैलगाड़ियां आराम से एक साथ गुजर सकें। और ये सभी सड़कें और गलियां एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। इस बेहतरीन ग्रिड सिस्टम की वजह से उन प्राचीन भारी भीड़ वाले शहरों में कभी ट्रैफिक जैम नहीं होता था और एक जबरदस्त व्यवस्था बनी रहती थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर इनकी विशालता का एक और बढ़िया उदाहरण है। ये करीब 900 स्क्वायर फीट में फैला एक मैसिव स्ट्रक्चर था। और वाटरप्रूफ करने की इनकी टेक्निक देखिए। इन्होंने ईंटों के ऊपर प्राकृतिक राल यानी नेचुरल रेजिन की ऐसी कोटिंग की और साथ ही ड्रेनेज का इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया कि पानी कहीं से लीक ही ना हो। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से पर, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी। चलिए देखते हैं कि ये समाज अपने समकालीन दूसरी सभ्यताओं से कल्चरल तौर पर कितना अलग था। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ मेसोपोटामिया और मिस्र थे, जहां राजाओं की भव्य समाधियां, विशाल मूर्तियां और मिलिट्री ताकत का दिखावा था। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ हथियारों का ना के बराबर मिलना ये बताता है कि इन लोगों ने अपना ध्यान युद्ध या राजाओं के अहंकारों पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भलाई, पब्लिक बाथ्स और शांतिपूर्ण व्यापार पर लगाया था। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालें तो लगता ही नहीं कि ये लोग बस किसी तरह जिंदा थे। ये लोग असल में अपनी जिंदगी को भरपूर जी रहे थे। खाने में उनके पास गेहूं, मछली और मसाले सब थे। टाइम पास के लिए मिट्टी के बोर्ड गेम्स और पासे थे।
बच्चों के लिए पहियों वाली गाड़ियां और सीटी बजाने वाले पक्षी थे, और तो और सजने संवरने के लिए तांबे के शीशे और हाथी दांत की कंघियां तक थीं। और सैनिटेशन का तो पूछी ही मत। उस जमाने की दुनिया में सबसे एडवांस्ड, ढकी हुई नालियां, सोक पिट्स, सड़कों पर डस्टबिन, और सबसे आश्चर्य की बात, लगभग हर घर के अंदर अपना प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट। उस जमाने में सफाई और हाइजीन का ऐसा लेवल किसी चमत्कार से कम नहीं था। इनका आर्ट और मेटलॉजी भी बिल्कुल टॉप क्लास था। कांसे की वो मशहूर डांसिंग गर्ल या फिर पत्थर से तराशी हुई पुजारी की मूर्ति देख लीजिए। ये आर्टिफैक्ट्स सिर्फ उनकी ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी ही नहीं दिखाते, बल्कि ये भी इशारा करते हैं कि उस सोसाइटी में आर्ट और महिलाओं की पोजीशन कितनी मजबूत रही होगी। चलिए अब रुख करते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स सुपर पावर वाले हिस्से की तरफ। देखते हैं कि आखिर ये शांतिप्रिय लोग दुनिया में आर्थिक रूप से इतने ताकतवर कैसे बन गए। प्राचीन मेसोपोटामिया के टेक्स्ट्स में एक बड़ा ही रहस्यमयी शब्द बार बार आता है, मेलूहा। हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह शब्द असल में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही इस्तेमाल होता था। ये छोटी सी डिटेल इशारा करती है कि उनका ट्रेड नेटवर्क समंदर पार कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था। गुजरात के लोथल का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ इन्होंने दुनिया का सबसे पहला मैन मेड डॉकयार्ड बनाया था। उन्हें नेचर और टाइड्स की इतनी बेहतरीन समझ थी कि वो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार के लिए करते थे। यहाँ से कीमती कॉटन, हाथी दांत और मोती बाहर जाते थे और बदले में सोना चांदी वापस आता था। इनका इकोनॉमिक सिस्टम देखिए, कितना हाईली रेगुलेटेड था। उनके पत्थर के वजन बिल्कुल सेट रेशियो 16 के गुणक में चलते थे। सामान की सेफ्टी के लिए वो लोग गीली मिट्टी की मोहरें यानी सिक्योरिटी टैग्स लगाते थे। और हाँ, पूरी दुनिया को उन्होंने ही सिखाया कि कॉटन कैसे उगाते हैं और उसका ग्लोबल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इन्होंने अपना अंपायर तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि भरोसे और बिजनेस से बनाया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब बात करते हैं डिक्लाइन एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की। आखिर अचानक इन गुलजार शहरों में ऐसी खामोशी कैसे छा गई? 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस शानदार सभ्यता का पतन शुरू हो गया। लेकिन क्यों, यह आज तक किसी को पक्के तौर पर नहीं पता। कुछ थियरीज हैं कि नदियां सूख गईं या उन्होंने रास्ता बदल दिया। कुछ कहते हैं लगातार आने वाली भयंकर बाढ़ और भूकंप जिम्मेदार थे, या फिर शायद क्लाइमेट चेंज, जंगल कटना या कोई खतरनाक महामारी फैल गई थी। रीजन चाहे जो भी हो, वो शहर वीरान हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए, वे पूरी तरह से मिट नहीं गए। उनकी विरासत आज भी हमारे और आपके बीच मौजूद है। हमारी चूड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, योग या प्रकृति की पूजा, इन सब की रूट्स ठीक उसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हैं। उनका डीएनए हमारे मॉडर्न कल्चर के हर कण में आज भी जिंदा है। लेकिन एक पहेली अभी भी बाकी है, उनकी लिपि यानी स्क्रिप्ट। करीब 400 से 500 अलग अलग सिंबल्स वाली ये भाषा जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मिस्र के रोजेटा स्टोन जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ। उनकी भाषा आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। तो इस एक्सप्लेनेयर के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है, क्या हम कभी उनकी इस रहस्यमयी लिपि को डिकोड कर पाएंगे? क्या मिट्टी में दबी उन आवाज़ों को हम कभी सुन पाएंगे जो हजारों सालों से अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रही हैं? सोचिएगा ज़रूर। इस अद्भुत इतिहास को समझने के लिए हमारे इस एक्सप्लेनेयर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।